चल भी चलिए। सो अभी टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं, टेक्स्ट बुक आप बाद में पढ़िएगा। आइए इस चैप्टर को देखते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। सो व्हेन यू आर स्टडिंग साइंस चैप्टर्स, नाउ टिपिकली यू विल एंटर इनटू अ 100% थ्योरी ओरिएंटेड चैप्टर। अभी इसको पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़ना है, इसका टेक्निक पहले सीखिए। आई एम गोइंग टू टीच यू हियर। इस वीडियो को आप देखिएगा, जो कि आप देखते नहीं हो, देखिएगा और फिर टेक्स्ट बुक को पढ़िएगा। टेक्स्ट बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट रीड द टेक्स्ट बुक and you just come to answer questions, it will not help you. Don't try to read the textbook before a test. घर में इसके टेक्स्ट बुक को पढ़िए and then prepare your notes. Notes making is very important. नहीं तो आप नहीं सीख पाओगे. These are theory. And there is, apart from this book of Lakshmi Singh, there is another book of Jam Idea. मैंने बताया था पहले. So Jam Idea में भी आपको that will be very helpful for your unit test oriented preparation. ठीक है? आइए सबसे पहले हम देखते हैं, आज चैप्टर नेम इज कोल एंड पेट्रोलियम। मैं तो कहता हूं आजकल के जमाने में दिस चैप्टर इज मोर फॉर योर अवेयरनेस ऑल्सो, यू शुड बी नोइंग दिस कोल एंड पेट्रोलियम। हाउ डू वी स्टडी दिस चैप्टर? दिस चैप्टर विल स्टडी कोल, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। बट इससे पहले थोड़ा सा बेसिक ज्ञान देखते हैं। सो वी विल बी फोकसिंग, अभी कोल पे भी नहीं जाएंगे, अभी कुछ और चीज में जाएंगे। ओके, सो स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होता है इस चैप्टर में, दैट दिस इज आवर प्लैनेट अर्थ, ठीक है ना, एंड ये हम सारे लोग इस प्लैनेट में रह रहे हैं, ठीक है, हम सारे लोग इस प्लैनेट में रह रहे हैं। अब रहते रहते एज ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन हुआ, बंदर से हम इंसान बने, फिर हमने और प्रगति की एंड वी स्टार्टेड टू थिंक मोर, यू नो, ways of ways to make our lives easy. Do you know one of the invention which is most important invention that man made to make his life easy? सोचो, wheel. Wheel was the first important something that man made. Wheel कैसे? जैसे पेड़ कट के गिरते थे ना, तो पेड़ रोल होके नीचे गिरता था, उससे मैन ने सोचा एक व्हील बनाया जाए। व्हील के बाद मैन ने सिंपल मशीन्स बनाए, पुली वगैरह। ऐसे करते करते उस जमाने से आज के जमाने में अगर हम आ जाए, so we have done lot of progress. Okay, we have done lot of progress. Now, in order to meet our requirements, like our requirements have been changing over the time. When we were kids, there was no culture of anything called a mobile phone. The phone was not there. Now mobile phones have come. Even before that, people wanted the first. So if you look for the basic need of a human being, सबसे basic need आदमी के लिए क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, food, then clothes and shelter. और water उसी में आ जाता है, food में आ जाता है, and shelter. ये तीन तो आपको चाहिए ही चाहिए. These are the basic three wants. अब धीरे धीरे इंग्लिश भी सीखो. Want और necessity के बीच में फर्क समझते हैं आप? Want वो चीज है जिसके बिना, necessity वो चीज है जिसके बिना आप जी नहीं सकते हो. Want वो चीज है जो आपकी ख्वाहिश है, necessity आपकी जरूरत है. Necessity is something. Are these necessary for you? Yes. What is an iPhone? An iPhone is a want. वो आपकी ख्वाहिश है, आप चाह भी सकते हो. तो इन चीजों को पूरा करने के लिए हमें जो चीज की सबसे पहले जरूरत होती है, that thing is known as resource. अब बात आती है, सर रिसोर्स का मतलब क्या है? रिसोर्स है anything that can be put into use. और वो रिसोर्स मिलता कहां से है? हमारे प्लैनेट से ही. प्लैनेट का कोई भी एक चीज जिसे हम काम में लगा सकते हैं. इफ यू स्टार्ट गोइंग इन बैकडेट, तो सबसे पहले इन चीजों के लिए आपको क्या रिसोर्स चाहिए? फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स. अगर मैं इन चीजों के लिए, इफ आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द रिसोर्स फॉर दीज थिंग्स, रिसोर्स, तो मैं कहूंगा कि मुझे बेसिकली प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, मुझे सनलाइट चाहिए, मुझे एयर चाहिए और मुझे वाटर चाहिए. जब बंदर से आदमी इंसान बना था, इसको छोड़ के और कोई रिसोर्स तो था ही नहीं प्लैनेट में. जरा सोच के देखो. मिनरल्स एंड ऑल वर नॉट नोन एट दैट टाइम. स्लोली मैन स्टार्टेड टू गेट टू नो मेटल्स. देन केम द एजेस लाइक द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, है ना, और आयरन एज सिविलाइजेशन. तो इसमें हम एक और चीज ऐड करेंगे, एंड वी विल ऑल्सो से मिनरल्स. जरा सोचो तो, क्या ये वो रिसोर्सेज नहीं है? व्हाट इज अ रिसोर्स? अ रिसोर्स इज एनीथिंग
that can be put to use, and as man progressed and slowly from rural to urbanization आना शुरू किया, man fell in need of resources, and the best way to get these resources was this planet earth where we live. And what are the resources that we get on planet earth? Plants, animals, sunlight, air, water and minerals. ठीक है, तो इनको अगर अभी और एडजेक्टिव ऐड कर दूं, तो यहां पे एक एडजेक्टिव ऐड कर दूं, नेचुरल रिसोर्सेज बोल दें तो और जरा अच्छा लगता है. नेचर इज गिविंग यू दीज रिसोर्सेज, बेटर. और थोड़ा और स्टाइलिश इंग्लिश ऐड करते हैं. प्लांट्स को आगे जाके हम बोलते हैं फ्लोरा, एंड एनिमल्स को हम बोलते हैं फौना. ठीक है ना. तो फ्लोरा एंड फौना जैसे रिसोर्सेज को ह्यूमन बीइंग्स हैव नॉट ओनली यूज्ड, एक्सप्लॉइटेड लाइक एनीथिंग. जहां जहां आपको फॉरेस्ट मिलता है आप ले रहे हैं, काट रहे हैं, यूज कर रहे हैं प्लांट्स ऐसे. तो बोलो बच्चा, आर यू नाउ लिटिल बिट फेमिलियर विद द वर्ड रिसोर्सेज? अ रिसोर्स इज एनीथिंग दैट इज पुट टू यूज बाय मैन टुवर्ड्स हिज नीड्स एंड वांट्स आल्सो अपनी. बट प्राइमरीली अगर हम उसके नीड्स को देखें तो नीड में ये सब आ जाता है, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर एंड नीड. These resources earlier man did not do any progress, there was no industrialization, so all the resources that were available to us were natural resources. And what are natural resources? Typically plants and animals, which we collectively call as flora and fauna, sunlight, air, water and minerals. किसी को अगर कोई और चीज याद आ रहा है तो ऐड कर सकते हैं. I think everything is covered. Clear? ठीक है. आइए, तो हम अब तक क्या क्या जानते हैं इस चैप्टर में? हमने अब तक क्या क्या देख लिया? अब तक हमने देख लिया कि रिसोर्स क्या होता है, वी आर फेमिलियर विद दिस. और इसके आगे हमने नेचुरल रिसोर्स के बारे में भी देख लिया. ठीक है, इन दोनों चीजों को हम जानते हैं. Are we fine with this? Okay. If we know these two things, now again it comes basically back to this selfish little fellow. ये है selfish. ये कौन है? ये आप और मैं है. मैन मतलब we always, मैन मतलब वुमेन भी हो सकता है. ये selfish है. ये क्या करता है? ये इन रिसोर्सेस को यूज करना शुरू कर देता है. ठीक है, जैसे ही आप इसको यूज करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा? ये सब डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा. Don't you think? As you start using resources, it's will depleted. Now, if it starts getting depleted, two scenarios might arise. They may be replenished or not replenished. ठीक है, अगर वो रिप्लेनिश होता है तो इसमें भी दो चीज हो सकता है. रिप्लेनिश्ड इन शॉर्ट स्पैन और एक और हो सकता है लॉन्ग स्पैन. इनको समझते हैं अभी आगे. हाँ, रिप्लेनिश्ड मतलब फिर से भर जाना. आप आपके घर में भुजिया नमकीन खाते रहते हैं ना, तो डब्बे में घटता जाता है, आपकी मम्मा उसको फिर रिप्लेनिश कर देती है. यू रीऑर्डर समथिंग बिफोर इट फिनिशेस. अगर आप वाटर कैन यूज करते हैं तो पानी खत्म होते एक और कैन आता है. रिप्लेनिश मींस रिफिल. सो एज मैन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज सेल्फिश, क्योंकि हमें जो भी चीज जरूरत है वो हम कर लेते हैं. ये सेल्फिश इंसान जैसे जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करता है, ये नेचुरल रिसोर्स तो डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा. ये नेचुरल रिसोर्स आता कहां से है? ये तो नेचर दे रहा है हमें. सो इट्स गेटिंग डिप्लीटेड. अगर ये डिप्लीट होता है, देन आवर क्वेश्चन शुड बी, भाई खर्चा तो कर रहे हो, बट विल इट बी रिप्लेनिश्ड और नॉट बी रिप्लेनिश्ड? देन वी से बोथ थिंग्स कैन हैपन. ऐसा भी चीज है जो एक बार खत्म हो गया तो खत्म ही हो गया, और एक और चीज हो सकता है खत्म नहीं होगा. इन्फिनिट है, जितना भी यूज करो खत्म नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं सनलाइट. सन की लाइफ अभी भी और 5000 ईयर्स है. 5000 ईयर्स के ऊपर सन की लाइफ है. 5000 मिलियन. आपकी जिंदगी में आप मर जाओगे, हम मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, तभी भी सन की लाइफ है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? 5000 मिलियन ईयर्स. सो सनलाइट इज, वी कैन नॉट फिनिश इट. ये खत्म नहीं हो सकता है. उसी तरह एयर, ये भी खत्म नहीं हो सकता है. ठीक है, अगर सोच के देखे तो. राइट. तो ये चीजें, देयर आर सम व्हिच विल नेवर गेट फिनिश्ड. सो इनको हम इसमें क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं.
देयर आर सम रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज जैसे ही हम यूज करते हैं, रिसोर्सेज विल गेट डिप्लीटेड, एंड इफ द रिसोर्स गेट्स डिप्लीटेड, सम रिसोर्स विल गेट रिप्लेनिश्ड, सम विल नॉट। यहां से एक और चीज लिख सकते हैं कि कुछ रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड है, some things are unlimited, and I'll put sunlight out here, sunlight, you can put air out here, you can also put water out here. Now this is debatable, you will say sir हम लोग तो सारे तरफ सुनते हैं water खत्म हो जाएगा, that is drinking water. Ocean water is not going to get depleted जितना भी आप यूज करो, बट वो आपके काम का वाटर नहीं है, दैट वाटर इज नॉट ऑफ योर यूज, यू नीड वाटर विच कैन यूज फॉर ड्रिंकिंग, पोर्टेबल वाटर जिसे हम बोलते हैं। सो देयर आर सम नेचुरल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज, एंड देयर आर सम नेचुरल रिसोर्सेज विच विल गेट डिप्लीटेड। समझ में आया? जैसे हम एक नेचुरल रिसोर्स ले लेते हैं फॉरेस्ट, अगर आप रोज फॉरेस्ट काटते रहोगे, फॉरेस्ट तो खत्म होता जाएगा। After that question arises, can the forest be replenished or not? I will say yes, the forest can be replenished. Plant करो फिर से। Then question आता है, ये short span में replenish होगा कि long span में? Let us take a rubber tree. अगर आप आज एक rubber tree काट दोगे तो आपके लाइफ टाइम में दोबारा वो rubber tree बड़े होते होते आप और जिंदा नहीं रहोगे। However, nowadays the perspective has changed to growing bamboo. Bamboo grows almost 6 centimeter per day, इसलिए bamboo grow करो। Bamboo जितना आप grow करोगे उतना ही quickly replenish हो सकता है। But sandalwood replenish होगा? No. Banyan trees replenish होंगे? No. आम का एक पौधा लगा लो आज आप। If you plant an आम today, you know, can anybody tell me कितने सालों में उसमें आम आएगा अगर proper growth rate? 1 year में आम आ जाएगा? कम से कम 4 से 5 साल। 1 to 2 years में कहाँ आम आ जाएगा? आम का सैपलिंग इतना, आम का पेड़ देखा है कि नहीं किसी ने? कितना बड़ा होता है सर? अभी तो पूरे टाइम वही देख रही है। हाँ, वो तो पूरे टाइम वही देख रही है। तो आम के पेड़ में अगर आप गुटली से आम ग्रो करेंगे तो इट्स नॉट अ शॉर्ट स्पैन रिप्लेनिशमेंट, इट्स अ लॉन्ग टर्म। दे आर नॉट लाइक मैरीगोल्ड फ्लावर्स कि आपने सीजन के स्टार्ट में लगाया, विद इन 14 डेज उसमें ब्लूमिंग आ गया। आर यू गेटिंग एन आइडिया? ठीक है, इस पूरे चीज को स्टडी करके व्हाट वी से, हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है ना, हम इसको 2 भागों में बेसिकली डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबल, एक को हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल। आई थिंक बाय नाउ यू आर क्लियर। What are exhaustible natural resources? Exhaustible natural resources are those resources which once used will get exhausted. Will they never be replenished? No, the time taken for them to replenish is very 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 long, जिसकी हम बात करेंगे अभी। तो हमारे natural lifetime में नहीं हो सकता है। Inexhaustible natural resources are the one which are present to us in unlimited quantity, like sunlight, air, water. No matter how much we use inexhaustible air natural resources, वो हमारे खत्म ही नहीं होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? Exhaustible and inexhaustible. So exhaustible natural resources हमारे कैसे हैं? Exhaustible में हम लिखेंगे these natural resources are available in limited quantity. ये बहुत कम क्वांटिटी में हमारे पास है। And inexhaustible are the ones which are present in unlimited quantity. So, come, अब बात करते हैं फिर से, आ जाओ। So resources are anything that you which you can put for your use to meet your needs and requirements. We are talking here about natural resources, that is things which are of our use and we obtain it from our planet, and nature has actually provided them. And a broad categorization would be flora, fauna, sunlight, air, water and minerals, right? These are natural resources. Now natural resources which are in unlimited quantities and cannot be finished up by what? By human activities. आप इसको मत भूलिएगा, लेकिन हाँ, इससे हम ये वर्ड लाते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानी करतूत से, ठीक है ना? ह्यूमन एक्टिविटीज, दोज नेचुरल रिसोर्सेज which are present in abundance and cannot be exhausted by human activities are called
नॉन एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाट आर द एग्जांपल्स फॉर दिस? इसका एग्जांपल दे पाएंगे आप? इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा सनलाइट। वेरी गुड, सनलाइट। नहीं, अभी एनर्जी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रिसोर्स की बात हो रही है। एयर एंड वाटर, ये आप जितना भी यूज कर लो, ये खत्म नहीं कर सकते हो आप इंसानी यूजेस में। व्हाट आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज? हाँ, दोज नेचुरल रिसोर्सेज, या दोज नेचुरल रिसोर्सेज which are present in limited quantities and can be completely used up by human activities and will not be replenished are known as exhaustible natural resources। इसमें कौन कौन आ गया? मिनरल्स आ गए हमारे। अगर आपने सारा मिनरल्स डग आउट कर दिया, ये और इसके साथ आता है फॉसिल फ्यूल्स। और इस फॉसिल फ्यूल को हमने क्यों लिखा? क्योंकि अपना जो चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम, ये फॉसिल फ्यूल में ही आता है, इसलिए ये जानना बड़ा जरूरी है। मतलब इस चैप्टर में आप किसको पढ़ने वाले हैं? ऐसे नेचुरल रिसोर्स को पढ़ने वाले हैं जिसको आप जैसा स्वार्थी इंसान यूज कर करके खत्म कर देगा, और अगर खत्म हो गए तो ये दोबारा पूर्ति नहीं है इसकी। दैट मीन्स you are so selfish that you will use and you will exhaust it. So by now you should start thinking, खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? What is the alternate to it? And the chapter that we are going to study about coal and petroleum actually qualifies under this resource called fossil fuel. ठीक है? तो अगर आपको यहाँ पे, अब एक बात करते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स लिखते हैं, देखिए तो इन वर्ड्स का मीनिंग आपको समझ में आता है कि नहीं? क्या आप रिसोर्स का मतलब समझते हैं? क्या आप नेचुरल रिसोर्स का मतलब समझते हैं? ओके, क्या आप ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब समझते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी आर ऑल द एक्ट्स एंड एक्टिविटीज परफॉर्म बाय ह्यूमन आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी। अच्छा, ये ह्यूमन एक्टिविटी हमें अराइज करता है नीड्स एंड वांट्स। इन नीड्स एंड वांट्स के लिए ह्यूमन कुछ एक्टिविटी करता है जहां वो ये रिसोर्सेस को यूज करता है। क्या आप एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल, इनका मतलब समझते हैं अभी? एग्जॉस्टिबल, ठीक है, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है। चलिए, कहानी यहां पे इतना में खत्म करते हैं। तो वी अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जॉस्टिबल एंड व्हाट इज इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है। आइए, अब आगे बढ़ते हैं। पहले ना, this mapping is very necessary once you know this. Okay, now we again bring our human out here. ये हमारा human है ना? This is our human। और ये human की क्या है? इस human की दिनों दिन कुछ needs है और कुछ wants है, और ये is always on the increasing trend, needs and wants. Let us give a small example. When we were at your age level, hardly any of the houses had air conditioners. Summers were also there at that time. Now slowly, it is not your fault, as we have gone up and we are doing good in our everyday life. We can afford an air conditioner. All of us have bought an air conditioner. If you have bought an air conditioner, you also need power. Electricity भी तो चाहिए। तो electricity की want बढ़ती जा रही है, आगे चल के और बढ़ती जाएगी, ये घट नहीं सकती है। एंड फॉर अस एज अ कंट्री इट इज डबल द प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर ए हाईली पॉपुलेटेड, नहीं, वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। हमसे बड़ी जनसंख्या किसी की नहीं है। नाउ वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमारे लिए ये वांट बढ़ते ही जा रहा है। इस वांट को, नाउ इफ यू वांट टू फुलफिल दिस वांट, अगर आप इसको फुलफिल करते हो तो आपको इसको फुलफिल करने के लिए बेसिकली चाहिए रिसोर्सेस। अब आप समझ रहे हो प्रॉब्लम कहां पे है? ये डेली डेली बढ़ता जा रहा है, तो ये इसका डिमांड भी बढ़ता जाएगा। दिस विल आल्सो गो अप, एंड इफ दिस गोज अप, यू हैव जस्ट नाउ स्टडीड दैट देयर इज वन कैटेगरी कॉल्ड एग्जॉस्टिबल। ये तो नहीं बढ़ेगा ना, ये तो खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये तो खत्म हो जाएगा। एंड नथिंग बेटर देन यू गाइस, देयर इज अ लेक इन फ्रंट ऑफ अस व्हिच एवरी डे इज गेटिंग, सूखते जा रहा है, राइट? हैदराबाद एज अ सिटी, इफ यू सी हैदराबाद एज अ सिटी, सो मेनी फ्लैट्स आर कमिंग अप। ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट कम्स एट अ कॉस्ट। इतने लोग बढ़ रहे हैं, इतने फ्लैट बन रहे हैं, इतने फ्लैट को पानी कहां से मिलेगा? पानी तो वही अर्थ के नीचे है।
So the drinking water is actually an exhaustible resource. ये नहीं है. We in our childhood could not even think of buying drinking water. हम लोग हंसते थे, तू तो 2 दिन बाद पानी भी बेचेगा. अभी तो पानी बिकते ही है. All of us pay for water, right? When we first came to People City, there was no water meter. There was no water meter at all. पानी free था. Then slowly as the apartments went up, water meter got placed, and now water is being charged by us. 2 दिन बाद देखना, अच्छी सांस लेने के लिए भी आप पैसे दोगे, और दे भी रहे हो. अभी बहुत सारे लोग डाइसन के एयर प्यूरिफायर्स रखते हैं घर पे. वो एयर प्यूरिफायर क्या यूज कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी. तो आप एयर को सूंघने के लिए भी तो पैसे दे रहे हो, राइट? नाउ सो मैन टू फुलफिल दोज नीड्स एंड वांट्स, ही विल नीड्स दिस रिसोर्सेज. अल्टीमेटली अगर इस रिसोर्स में हम सबसे बड़ी रिसोर्स की बात करें, तो इन रिसोर्सेज से जिस चीज की उसको सबसे बड़ी जरूरत होती है वो है एनर्जी. हमें भाई साहब एनर्जी चाहिए एंड ऑफ द डे. Why? Because energy is the ability to do work. अगर आपको कोई भी चीज बनाना है तो आपको तो एनर्जी चाहिए. फैक्ट्री चलाना है, एनर्जी चाहिए. गाड़ी चलाना है, एनर्जी चाहिए. आपको बड़े बड़े स्कूल्स, हॉस्पिटल्स रन करने हैं, एनर्जी चाहिए. घर रन करने हैं तो आपको एनर्जी चाहिए. ठीक है. नाउ ये एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहां से आएगा? यू शुड हैव सम सोर्सेज ऑफ एनर्जी. आपको एनर्जी का सोर्स चाहिए. जैसे दिस गर्ल सडनली सेड सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो उसका सोर्स क्या है? सन. और सन के साथ प्रॉब्लम नहीं है, सन इज इनएग्जॉस्टिबल. तो अगर हम इस सोर्सेस ऑफ एनर्जी में अभी कॉन्सेंट्रेट करें, वन वाज वी हैड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन रिसोर्सेस फर्स्ट and we said resources can be exhaustible and inexhaustible. So if we go on the sources of energy, इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं. एक को हम कहते हैं renewable sources of energy. Renewable sources of energy. और एक को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल का मतलब वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो आपका रिन्यू नहीं हो सकता है. सो वी कैन हैव वन इज कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड अनदर वुड बी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. ठीक है. अब सोर्सेस ऑफ एनर्जी और रिसोर्सेस के बीच में एक मैपिंग करेंगे. तो जो हमारे ये बेटा ये वाले है ना, एग्जॉस्टेबल सोर्सेस, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस जो है, जो हमारे एग्जॉस्टेबल, दीज आर द वंस which will get finished by human activity. These are the ones which will get. These exhaustible resources also fall under this class of non-renewable source of energy. मैपिंग समझ में आ रहा है? मैपिंग को समझने की कोशिश करो. ये कैसे रिसोर्सेज हैं? ये वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिन्हें ह्यूमन बीइंग अगर यूज करना शुरू कर दे खत्म हो जाएंगे. इनको मैं कह रहा हूं ये नॉन रिन्यूएबल है. नॉन रिन्यू, रिन्यू मतलब दोबारा से नया हो जाना. तो आप बोलोगे सर ये नए तो हो सकते हैं, आपके लाइफ टाइम में नहीं हो पाएंगे. जैसे एक चीज हो गया वुड. क्या वुड एक सोर्स ऑफ एनर्जी है? इज वुड रिन्यूएबल? आई वुड स्टिल से रिन्यूएबल. कम से कम आपके टाइम पे नहीं आएगा, बट इफ यू प्लांट एवरी डे, आपके आने वाले जनरेशन उसे यूज करेंगे. बट पेट्रोलियम को लेके जरा सोचो तो, पेट्रोलियम फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ इयर्स लगता है. आप क्या, आपके अगले 10 नस्ल भी यूज नहीं कर पाएंगे. सो इट्स कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. रिन्यूएबल्स आर दोज व्हिच यू कैन अगेन रिन्यू देम. खत्म हो गया, आप उसे फिर, जैसे नॉर्मल फॉरेस्ट है, नॉर्मल फॉरेस्ट is a renewable source of energy. Are we not using plywoods today? इतने घर बन रहे हैं, प्लाईवुड यूज कर रहे हैं, वुड यूज कर रहे हैं. पर अगर आप घर में जाके बात करें ना, if you start talking with your parents, you will hear that in villages, in earlier days, people used to have doors which were made of wood. Wood के doors होते थे. And those doors are nowadays very costly. Nowadays even a builder doesn't give you a wooden door. ये सब flush doors है. These are all plywood and flush door. The costliest door in your house is the main door. ये अंदर के सारे डोर्स जो हैं ये खोखले हैं. They are called flush doors. And you are using plywood. Plywood is not wood.
ये जो मेरे घर में घुसने के लिए छोटा सा बार रखा हुआ है ना, वहां पे जैसे स्मॉल वर्टिकल बार, डस्ट नहीं आने, दैट इज वुड। वो एक छोटे से टुकड़े का प्राइस कितना होगा पता है? 2000 रुपए ले लेगा। वुड इज वेरी वेरी रेयर नाउ। और आज के जमाने में अगर आप किसी को बोलो ना वुडन फर्नीचर, वुडन सोफा, टीक वुड डाइनिंग टेबल, दे आर वेरी कॉस्टली। नो वन विल ट्राई टू मेक देम ऑल्सो। अर्लियर डेज पीपल यूज्ड टू मेक बेड्स आउट ऑफ वुड, विंडोज आउट ऑफ वुड। नाउ नोबडी मेक्स, कर ही नहीं पाएगा, इतना महंगा हो जाएगा। सो वुड इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम वुड को रिन्यूएबल देखें, वुड रिन्यू होता है लेकिन इतना जल्दी रिन्यू नहीं होगा। टीक का पेड़ आपके लाइफ टाइम में ग्रो होके आपको दोबारा टीक नहीं देगा। Are you getting it? Have you understood the difference between exhaustible? Exhaustible जो खत्म हो जाएगा, and what is a source of energy? Any resource which I use for getting energy is called a source of energy. Every resource may not be used for energy. Some resources, but ultimately you will see all resources are being used for energy only, but not directly. Let's say for example, plants. Do we eat plants and crops? Yes. So we use them for directly for source of energy. क्यों नहीं? आप व्हीट वगैरह कहां से खा रहे हो, है ना? लेकिन अगर आप एक मिनरल देखो, एक आयरन का टुकड़ा देखो, उसको आप डायरेक्टली सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं कह सकते हो। आयरन का टुकड़ा इज अ रिसोर्स, उसे दूसरे काम में लगाते हैं, उससे शायद हम एक बॉयलर बना सकते हैं, एक बर्नर बना सकते हैं। जो रिसोर्सेस से आपको एनर्जी मिलता है उन्हें हम कहते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी कैन बी रिन्यूएबल, कैन बी नॉन रिन्यूएबल। आवर चैप्टर इज ओनली ऑन नॉन रिन्यूएबल। Now do you understand mapping? So I'm adding to this chart exhaustible and inexhaustible, and then in this resource also I am bringing resources needed for energy. हम उसके लिए बात कर रहे हैं, resources needed for energy, and in that we are looking only at the exhaustible resources फॉर एनर्जी। इसका एक और नाम हमने कहा नॉन रिन्यूएबल। sources of energy. Now one more example to make it the difference clear to you. Is sunlight a source of energy? Yes. Yes. Does it fall into our study? No, because sunlight is a source of energy which is not exhaustible. Is air a source of energy? Yes. Is water a source of energy? Yes. Do we study them in our study today? No. We are studying only those sources of energy which are exhaustible or non-renewable. Non-renewable और exhaustible का difference क्या है? Exhaustible are those resources which will be finished up, cannot be replenished, और non-renewable मतलब भी वही है, and एक word add कर देंगे, cannot be replenished during the lifetime or in short span, during the lifetime of a generation. एक generation के lifetime में आप उसे replenish नहीं कर सकते हैं। non-renewable sources of energy। ठीक है, मिटाएं ये सब राम कहानी। बच्चा देखो तो ये सब चीज समझ में आता है कि नहीं? as you started to learn this chapter, if you think that there is anything you are not able to understand, please raise a question now itself. Do you understand all the terms out here? What is a resource? What is a natural resource? What is a human activity? What are exhaustible? So हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? हम सिर्फ इस चीज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आइए अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। I want to talk about non-renewable sources of energy. One of them is known as fossil fuel. Okay, fossil fuels. अब हम इसको पढ़ेंगे, और फॉसिल फ्यूल जानने के लिए सबसे पहले फॉसिल वर्ड को जानना जरूरी है। आपने सुना होगा, आइए जानते हैं फिर से। राइट, फॉसिल फ्यूल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सर फॉसिल फ्यूल्स में कौन कौन आता है? बेटा कोल आता है, पेट्रोलियम आता है। सर ये तो हमारा चैप्टर है, इसीलिए तो पढ़ रहे हो इसको, कोल एंड पेट्रोलियम। तो इन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। और पहले देखते हैं कि इन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं, इसको जानने के लिए हमें फॉसिल वर्ड का मीनिंग जानना पड़ेगा। फॉसिल
फॉसिल वर्ड को जानने के लिए आइए चलते हैं, ये हमारा टाइमलाइन है और ये है प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डे, ठीक है ना। प्रेजेंट डे मतलब अभी हम 2024 में हैं और हम चले जाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे चले जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे चले जाते हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे कैसा था, सुंदर सा एक प्लैनेट था और इस प्लैनेट में क्या क्या थे, ट्रीज था और जाहिर सी बात है कुछ एनिमल्स भी थे, है ना। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले यू हैड ट्रीज एंड यू हैड दिस। नाउ every time there are harsh actions that are happening on earth, what are those harsh actions? earthquake हो रहा है, volcanoes हो रहा है, आपने आइस एज के बारे में सुना होगा, बहुत सारा आइस ही रह गया, बहुत दिनों तक आइस रह गया और जब ये आइस एज आया था तो डायनासोर ये सब एक्सटिंक्ट हो गए थे। हम बहुत मिलियंस ऑफ साल पीछे चले गए हैं। तो इन मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्या हुआ होगा, what might have happened that there might have been, यहाँ पे क्या हुआ होगा, some natural इवेंट्स हुए होंगे, नेचुरल इवेंट्स कुछ ऐसे। क्या क्या नेचुरल इवेंट्स, अर्थक्वेक हुआ होगा, उस टाइम पे बहुत होता था, अर्थ स्टेबल नहीं था तभी, अर्थक्वेक्स हुआ होगा, वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ होगा, वॉल्केनिक इरप्शंस। और ये वॉल्केनिक इरप्शंस और ये सब होते होते क्या हो गए, ये जितने भी प्लांट और ये सब है ना, ये चले गए मिट्टी के नीचे, ये प्लांट और यहाँ पे हमारा जो एनिमल है, मान लो हाथी भी था उस टाइम पे, तो ये हाथी ये सब ग्राउंड लेवल के नीचे चले गए, दे वेंट बिलो द ग्राउंड लेवल। यानी कि क्या हो गया, दीज गॉट फ्लोरा, हम बोलेंगे फ्लोरा एज वेल एज फौना गॉट बरीड, गॉट बरीड कहां, बिलो द अर्थ। बरीड का मतलब ही बिलो द अर्थ। अब जब ये बरीड हो गया, ठीक है, मैं यहां से लिखता हूं, अब जब ये बरीड हो गया तो इसके ऊपर कुछ कुछ एक्ट्स होने लगे। क्या क्या हो गया जरा देखो तो, एयर सप्लाई कट ऑफ हो गया, एयर सप्लाई कट ऑफ हो गया, और क्या कट ऑफ हो गया, सनलाइट कट ऑफ हो गया, ठीक है, एयर सप्लाई और सनलाइट कट ऑफ हो गया, करेक्ट। So these plants and animals which were known as the flora and fauna, due to some natural events like earthquake and volcanic eruptions, got buried below the earth and were in absence of air and sunlight, ठीक है। एयर एंड सनलाइट का एब्सेंस हो गया, लेकिन कुछ और चीज इसके साथ आने शुरू हुए। एक आ गया बैक्टीरिया आना शुरू हो गया। बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं बेटा, वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया व्हिच नीड्स एयर, वी कॉल देम एरोबिक रेस्पिरेशंस करते हैं, आगे पढ़ोगे बायो में। और जो बैक्टीरिया बिना एयर के रह सकते हैं उन्हें हम कहते हैं एनारोबिक बैक्टीरियास, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन देते हैं, मतलब इनको ऑक्सीजन चाहिए नहीं। तो ये बैक्टीरिया आ गया, साथ में आ गया टेम्परेचर, मिट्टी के नीचे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया और प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। So there is a pressure which is going up, temperature which is going up, and bacteria gives what? Bacterial decomposition. Bacterial decomposition. जैसे कंपोस्ट पड़ा होगा ना आपने, क्या करते हैं, एक छोटे से केले के छिलके को मिट्टी के नीचे रख दो, सड़ता जाएगा, इसका हिंदी मीनिंग है सड़ता जाना, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। एंड इन सब के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो टाइम, एंड दिस टाइम इज व्हाट, दिस टाइम इज मिलियंस ऑफ ईयर्स, तब ये जाके बन जाता है फॉसिल, जो भी मिलेगा आपको फॉसिल। और इस फॉसिल्स को कौन लेते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमें एक फॉसिल मिल गया और हम कहते हैं ये ब्रॉन्ज एज का फॉसिल है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज, एनीबॉडी कैन टेल मी द वर्ड? नो, पैलिएंटोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी। Archaeology is the study of old buildings and other things. Paleontology is the study of fossils. So what are fossils? अगर ये सब कहानी सुनने के बाद अभी हमें इंग्लिश में बोलता है, define fossils. Fossils are the dead remains of plants and animals that got buried under the earth due to the action of some natural events like earthquake and volcanoes, and in the absence of air and sunlight were forced to circumstances of bacterial decomposition, high temperature and pressure for millions of years. Then those dead remains convert into what is known as fossils. Fossils are the, इसके साथ आप अपना डेफिनेशन को स्टिच कर सकते हो। Fossils are the dead remains. तो ये fossils हमारे क्या है, fossils हैं हमारे dead remains. Fossils are the dead remains. किसके dead remains है? Of flora and fauna.
कौन से फ्लोरा एंड फौना which got buried under the earth due to some earthquake or volcanic eruptions that happened millions of years ago and were subjected to, and these were subjected to, देखो रटने से याद नहीं होता है लेकिन माइंड मैप बनाओगे तो सब याद हो जाता है। These were subjected to एयर सप्लाई कट ऑफ, इसको कट ऑफ मत बोलना, आप बोल देना these were subjected to absence of air and sunlight and were also subjected to bacterial decomposition, high temperature and pressure for millions of years. इसके बाद जो मिलेगा आपको उसे हम कहते हैं फॉसिल्स। समझ में आया? तो मिलियंस ऑफ इयर्स नीचे जब चले गए आप, और बेटर एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक, जहां हिस्ट्री का भी डेफिनेशन नहीं है, उससे भी पहले का, सो इसको हम कहेंगे प्री हिस्टोरिक। अब डेफिनेशन को और अच्छा कर सकते हैं, फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स that got buried due to action of earthquake or volcanoes during that happened in prehistoric times and have been subjected to millions of years in an environment which is without air supply and sunlight and have been subjected to conditions of bacterial decomposition, high pressure and temperature for millions of years। इन्हीं को हम फॉसिल्स कहते हैं और तब फॉसिल फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम। तो मैंने पहले शुरू किया था फॉसिल फ्यूल्स, एडजेक्टिव है यहाँ पे, हियर फॉसिल इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, हालांकि फॉसिल खुद नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। देखो कैसा फ्यूल? फॉसिल फ्यूल, यानी कि जिन फ्यूल्स की हम बात कर रहे हैं वो फ्यूल्स कैसे फॉर्म हुए होंगे? इस प्रोसेस से फॉर्म हुए होंगे, है ना। इन्हें क्या कहते हैं? फ्लोरा एंड फौना, ऑर्गेनिक मैटर, यही तो ऑर्गेनिक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ऑर्गेनिक? सर ऑर्गेनिक वो सब कुछ है जो रत्नदीप में महंगा मिलता है, बट ऑर्गेनिक आर ऑल दोज थिंग्स जो कि लाइफ से आया है। एंड लाइफ किस में होता है? फ्लोरा एंड फौना। हिंदी में हम इसे कहते हैं जैविक तत्व, ऑर्गेनिक कंपोनेंट। हंसने की बात नहीं है, फक्र करो, तुम हिंदुस्तान में ही हो, दुनिया के कहीं भी जाके जितना भी अंग्रेजी बोल लो, कोई तुम्हें अंग्रेज नहीं बोलेगा, है ना। और क्लास 10 में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, आप इसी डिवीजन से पढ़ोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से जन्म होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहां से आते हैं? सर ऑर्गेनिक कंपोनेंट से। ऑर्गेनिक मतलब जैविक, जो भी लाइफस्टाइल से आया हुआ है, जिसके अंदर लाइफ है। ठीक है, हो गया, मिटाओ इसको। सो व्हाट टाइप ऑफ फ्यूल्स आर वी गोइंग टू स्टडी? खुद बोलो, फॉसिल फ्यूल्स। सर ऐसे फ्यूल्स को आपने क्यों नॉन रिन्यूएबल कर दिया? तो मैं कहता हूं यू भूतनिका, डोंट यू सी दिस मिलियंस ऑफ इयर्स वाला फैक्टर? मिलियंस ऑफ इयर्स लगे थे इस फॉसिल को फॉर्म होने में, तुम्हारा लाइफ मिलियन है क्या? नहीं ना। प्री हिस्टोरिक टाइम में जो कोल पैदा हुआ है, तुम जैसे स्वार्थी इंसान उसे यूज कर रहे हो, और ये अभी अगला कोल कब बनेगा? सर हमें नहीं पता, हम तो मर जाएंगे, हमने अपना यूज कर लिया, आगे वाले अपना देख लें। ठीक है, मैपिंग क्लियर और नॉट? सामर्थ कैसा हो रहा है? यूट्यूब ठीक ठाक चल रहा है? है ना? आर यू क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड व्हाई आर वी स्टडीइंग फॉसिल फ्यूल्स? उसके लिए फॉसिल जानना जरूरी है। एंड व्हाई वर यू सर सो मच अबाउट नॉन रिन्यूएबल? बिकॉज दैट मिलियंस ऑफ इयर्स यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यूल्स which took millions of years. We have not yet spoken about fuels, we are just talking about fossils which take millions of years to form, and our fuels are fossil fuels, means these fuels have formed from fossils, and these fossils have taken millions of years, and millions of years is neither my lifespan nor your, nor मेरे आने वाले पुश्ते, nor your आने वाले पुश्ते। Therefore you are handling something which is very very scarce. The English word that we will use is scarce, SCARCE, बड़े ही कम अमाउंट में हमारे पास है ये, और इसको यूज करते वक्त डोंट बी सेल्फिश एंड स्टार्ट यूजिंग इट लेफ्ट राइट एंड सेंटर, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू गेट अवे फ्रॉम योर हैंड्स। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? हाँ, चैप्टर ऐसे पढ़ा जाता है।
अब आपको मैपिंग सब क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे फॉसिल फ्यूल्स पे, ठीक है? क्लियर? मिटू मिटाऊं? एवरीवन कैन आई रब नाउ? है ना? सामर्थ तो राइट हैंड साइड ऊपर क्या देखते रहता है, टेढ़ी टेढ़ी आंख से ऐसे करके ऊपर की तरफ, उधर क्या है? चलो आ जाओ। अब ये सारी बातें, ये बात ऊपर वाला बात अभी भी रहने दो, तो वो थोड़ा समझ में आता रहेगा हमें, ठीक है? नाउ तो बात करेंगे अभी फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। तो अगर आपको कोई डिफाइन किया व्हाट इज फॉसिल फ्यूल, फ्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम फॉसिल्स। एंड व्हाट आर फॉसिल्स? सर सो मेनी टाइम्स वी हैव रिटन इट। तो फॉसिल फ्यूल्स कैसे लिखेंगे? फॉसिल फ्यूल्स आर द फ्यूल्स व्हिच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स, dead remains of plants and animals of prehistoric times that got buried below the earth due to some natural phenomenon. Very good, natural phenomenon, that's it, I like it. Natural phenomenon like earthquakes, or it can be volcanic eruption, and these dead remains have been now subjected to an environment, सोच लो काल कोठरी जैसा है, जेल की दीवार जैसा, where is absence of air, sunlight and conditions of high temperature, pressure and bacterial decomposition. As a result, they convert it into fossil fuels, and the fossil fuels we are going to study are coal and petroleum. समझ में आया? अब स्टोरी लाइन में आ गया, तो आप क्या पढ़ने वाले हो? कोल एंड पेट्रोलियम, एंड these fossil fuels are non-renewable sources of energy. Sir, why? Sir, because sir had told us, Bhutnikas, don't you see the millions of years time that it has taken to form? That's why they are non-renewable. Means आपके लाइफ स्पैन में इसको दोबारा पैदा नहीं कर सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे टॉपिक में सबसे पहले हम बात करेंगे कोल के बारे में बात करेंगे। कोल, थोड़ा सा कोल और थोड़ा सा पेट्रोलियम, बाद में पेट्रोलियम में फिर से आएंगे। पेट्रोलियम, ठीक है ना? अब देखो, अब हम कहां पे है? अब हम है प्री हिस्टोरिक टाइम पे। फिर से चलिए चलते हैं बहुत साल पहले, प्री हिस्टोरिक टाइम्स। प्री हिस्टोरिक टाइम्स में ये है हमारा अर्थ। अर्थ को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है क्या सब हो रहा है। अर्थ में बेसिकली उस टाइम पे तीन तरह की चीजों के बारे में स्टडी किया जाता है। एक हो गया हमारा फॉरेस्ट, समझ में आया? फॉरेस्ट के साथ साथ जो भी हमारे होते थे डायनासोर टाइप कुछ भी एनिमल जो है, ऐसा कोई एनिमल था होगा, है ना? ऐसा एनिमल है, ये हो गया आपका एनिमल। और एक और चीज था उस टाइम पे, फॉरेस्ट था, एनिमल था, और एक और चीज था, वो है वाटर बॉडीज थे बेटा, डोंट यू एग्री? वाटर बॉडीज थे, और इन वाटर बॉडीज के नीचे भी तरह तरह के ऐसे प्लांट्स थे, ऐसे प्लांट्स थे। इन्हें हम कहते हैं मैराइन प्लांट्स। क्या चीज कहते हैं? मैराइन प्लांट्स। ड्राइंग अगर आपको नहीं आता है ना, आपको साइंस पढ़ने का हक ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्यूट सा एकदम एक कुछ बनाना है, पर ऐसे बनाओ, आपको नहीं लगता है स्टोरी इंटरेस्टिंग होते जाता है? यही मैं अगर मैं आपके सामने ऐसे पढ़ के पढ़ाऊं, फॉसिल फ्यूल चिल्ड्रन नाउ राइट द नोट, फॉसिल प्लांट्स आर द प्लांट्स व्हिच गॉट बरीड अंडर द अर्थ, यू राइट एंड व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? तुम्हें अच्छा लगेगा पढ़ के? तुम्हें नहीं लगेगा। कनेक्ट करने के लिए ये सब बड़ी जरूरी है। जैसे यूट्यूब में दिखाते हैं ना कभी कभी, उस जमाने में जब श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का रथ आया तो ऐसे ड्रॉ करके ये वैसा ही है कुछ, ठीक है? आइए, तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमारे ये अब अभी आगे, आई हैव इवन अ प्लान टू गेट, व्हेन आई यूज्ड टू टीच ऑनलाइन, दिस आर मच मोर इंटरेस्टिंग। ऑनलाइन में ना इन चीजों को शिफ्ट कर सकते हो। जब मैं घर से पढ़ाता था, नाउ आई एम आइंग, आई वांट टू टेक अ ऑनलाइन वंस व्हाट वी कॉल अ डिजिटल बोर्ड आल्सो। डिजिटल बोर्ड आने से क्या हो जाएगा? व्हाटएवर आई राइट एवरीथिंग कैन गो एज पीडीएफ टू यू, जैसे जब आप ऑनलाइन करते हो। अब क्या हो गया, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें चली गई, क्या हो गई? ये सारी चीजें हमारी नीचे चली गई, बरीड हो गई, है ना? बरीड हो गई। बरीड में क्या क्या बरी हुआ बेटा? नंबर 1 फॉरेस्ट, नंबर 2 एनिमल, और नंबर 3 मैराइन प्लांट्स। हाँ, मैराइन प्लांट्स मतलब प्लांट्स विच आर फाउंड बिलो इन वाटर बॉडीज। पानी के नीचे भी बहुत सारे प्लांट्स है ना। देखो ऐसे वोल्केनिक इरप्शन से कैसा कैसा होता है, पूरा नदी अपना रुख चेंज कर लेता है। आई होप यू नो दैट। व्हाट इज थार डेजर्ट नाउ? थार में जो आप डेजर्ट देखते हो, जैसे हिमालयस में हम अभी हिमालयस देखते हैं ना, हिमालयस वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज सी, उस सी का नाम है तेथिस, वहां पे सी हुआ करता था।
दैट सी हैज टर्न्ड इनटू लैंड, फिर एग्रेवेट करके ऊपर चला जाता है। ज्योग्राफी में ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। लोग कहते हैं इवन सहारा डेजर्ट कहां पे है? अफ्रीका में। सहारा डेजर्ट में एक टाइम पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन हुआ करता था। रोमन्स जो होते थे ना, उन्हें शेर के शिकार का बड़ा शौक था। दे वर वेरी वेरी व्हाट इज कॉल्ड क्रेजी अबाउट हंटिंग लायंस। दे हंटेड सो मच ऑफ लायंस। कार्निवोरस जानते हो आप? सो ऑल कार्निवोरस पॉपुलेशन डाइड डाउन। तो किसका पॉपुलेशन बढ़ गया? हार्बिवोरस बढ़ गया। इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, घास फूस खाने वाले बढ़ गए, इतना ही खा लिया कि पूरा डेजर्ट ही हो गया। ऐसी भी स्टोरीज है, ठीक है। तो ये सारे नीचे चले गए। अब इनमें जब ये ससुरा नीचे गया ना, इसने पैदा किया कोल। ये मैपिंग समझिए। कोल कहां से आई? कोल आती है फॉरेस्ट से। इसका भी हम मीनिंग समझेंगे अभी। और ये दोनों जब नीचे चले गए ना, मैराइन प्लांट्स और एनिमल्स, इसने पैदा किया पेट्रोलियम। सो इफ समबडी आस्क यू, is coal and petroleum both fossil fuels? Yes, they are both fossil fuels. What is the source of coal? The source of coals are forest. कोल सिर्फ प्लांट से आया हुआ है। तो अगर आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात करें तो कोल वेजिटेरियन है, और अगर आप पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम नॉन वेजिटेरियन है। क्योंकि पेट्रोलियम आने के लिए जब ये चीज पढ़ाया गया था ना, तो मुझे मेरे क्लास से ना बाहर निकाला गया था। क्लास 7 या 8 में मैंने अपने सर को उठ के बोल दिया, सर जितने कब्रिस्तान और बरियल ग्राउंड्स है, बरियल ग्राउंड्स यू नो ना, सिमेटरीज एंड कब्रिस्तान, इन हाँ, तो इन ग्रेवयार्ड्स में सर नोटिस लगा के रख देना चाहिए, डिग फॉर पेट्रोल आफ्टर सो मेनी इयर्स। सर को चिढ़ा गया, सर ने कहा जस्ट गेट आउट ऑफ द क्लास, और मैं क्लास के बाहर जाके खड़ा हो गया। वैसे मैंने कोई बुरा चीज नहीं कहा था। अगर सारे कब्रिस्तानों में आप लिख दो डिग फॉर पेट्रोल आफ्टर सो मेनी इयर्स, ये जनरेशन टू जनरेशन से कोई प्रिजर्व करे, तो एक ना एक दिन कब्रिस्तान खोदते ही पेट्रोल आ जाएगा, है ना। समझ में आया? ठीक है। तो यहां से ये बना, फॉरेस्ट से बना। अब जरा अब इसका मीनिंग देखो। इससे आपको एक बड़ा फैंटास्टिक चीज समझ में आता है। फॉरेस्ट, जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन ट्रीज एंड फॉरेस्ट? अच्छा बोलो तो अनविता, ट्रीज एंड फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस लगता है आपको? ट्री और फॉरेस्ट। जैसे ट्रीज तो हमारे पेबल सिटी में भी है, हमने लगाए हैं, हम इसे फॉरेस्ट क्यों नहीं बोलते हैं? फॉरेस्ट में बहुत सारा ट्रीज होता है। अच्छा चलो, हम बहुत सारे ट्रीज, हैव यू गॉन टू हैदराबाद एयरपोर्ट? जब आप एयरपोर्ट की अप्रोच रोड में जाते हो, लाइन डिवाइडर में लाइन से ट्रीज लगे हुए हैं, सुंदर लगते हैं, क्या उसे आप फॉरेस्ट बोलते हो? क्यों नहीं? नहीं, मैनमेड है, समझ में, थोड़ा सा अमाउंट है, दैट इज करेक्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता है कि एक तरह का ट्रीज, उसमें कई प्रकार के ट्रीज हो सकते हैं, लेकिन दूर दूर तक वो फॉरेस्ट ही हो। फॉरेस्ट कभी भी एक छोटे जगह पे नहीं होता है। छोटे जगह में होने से हम उसे प्लांटेशन कहते हैं। से इवन इफ यू हैव अ शुगर केन क्रॉप फील्ड, शुगर केन क्रॉप फील्ड तो किसी ने देखा होगा, है ना, मूवीज में तो देखा होगा शुगर केन, है ना, गन्ने का खेत देखा होगा। गन्ने के खेत को भी हम फॉरेस्ट नहीं बोलते हैं। फॉरेस्ट इज समथिंग कि यहां से कम वी से दैट यू नो वी वर ड्राइविंग फ्रॉम दिस प्लेस टू अदर प्लेस। अगर कोई यहां से ऊटी गया होगा बाय रोड, सो उसमें यू नो वहां पे आपको वो सारे फॉरेस्ट आप क्रॉस करोगे। सो व्हेन वी से वी आर क्रॉसिंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब 10, 20, 30 किलोमीटर्स आप सिर्फ फॉरेस्ट के बीच से ही जा रहे हो, ट्रीज एंड प्लांट। इससे एक और चीज आता है, सुनो सुनो सुनो, अगर वो फॉरेस्ट मिट्टी के नीचे गया होगा तो पूरा 10-15 किलोमीटर्स तक के चीजें मिट्टी के नीचे गया होगा। दैट इज वाई इफ यू गेट कोल एट वन प्लेस, you are sure to dig for another 15, 20, 30, 40, 50, 100 किलोमीटर्स आपको सिर्फ कोल ही मिलेगा। कोल कभी एक जगह पे नहीं मिलता है, क्योंकि कोल बना कहां से है? कोल हैज बीन फॉर्म फ्रॉम फॉरेस्ट। सो इफ यू गो बाय, इसको मिटाऊं थोड़ा सा, कहां पे? यहां पे मिटाते हैं थोड़ा सा। जरा यहां पे इंटरेस्टिंग चीज देखो। हाँ, लेट्स सी द इंटरेस्टिंग थिंग। लेट्स से ये जरा देखो तो क्या बना रहा हूं, क्या अब समझ में तो आ गया होगा। तो इंडिया मैप में ऐसा होके यहाँ से हमारे पास यूपी आ गया। लेट्स से दिस इज असम पार्ट। हाँ, दिस इज असम पार्ट। यहाँ पे कौन सा कंट्री है बेटा? यहाँ पे क्या कंट्री है बोलो? हाँ, बंगाल। हम इंडिया से बाहर चले गए हैं। यहाँ पे बांग्लादेश है हमारे लिए थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे एरिया पे बांग्लादेश है। यहाँ कौन सा कंट्री है? बांग्लादेश है। यहाँ पे कौन सा कंट्री है? त्रिपुरा के इस साइड में म्यांमार है, बर्मा है। आगे चले जाएंगे तो कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड ऐसा तक आएगा।
ठीक है ना। हमारे इंडिया में ये बेल्ट अरुणाचल से लेके अरुणाचल से लेके वेस्ट बंगाल से लेके अरुणाचल, असम, मिजोरम, नागालैंड, ये जो बेल्ट है ना इंडिया में, ये कोल में बहुत रिच है। इवन उड़ीसा, अगर ये कोल में रिच है, फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट है, नीचे क्या होगा उसको क्या पता बांग्लादेश क्या है। डोंट यू थिंक बांग्लादेश विल ऑल्सो बी रिच इन कोल? बांग्लादेश इज एक्सट्रीमली रिच इन कोल। Don't you think Myanmar should be rich in coal? Myanmar is extremely rich in coal. Don't you think Thailand, Laos and this side should have coal? They are all rich in coal. In fact, the quality of coal that we get in India is not that good. The quality of coal that you get in Thailand and Cambodia side is excellent quality. बांग्लादेश के पास भर भर के कोल है, मेघालय में भर भर के कोल है। देखो ये बातें क्या होती है ना, ये आपको आपके स्कूल में ना कोई बताएगा ना आपके बुक्स में है, लेकिन अगर आप इसको इंटरकनेक्ट करो तो आप नॉलेज अप्लाई कर सकते हो। जहां कोल मिले उसको क्या पता फॉरेस्ट को, सर इंडिया के बाद हम और कोल नहीं देंगे किसी को, बट ऐसा थोड़ी होता है। सो इट मींस आज से कई सालों पहले ये एंटायर बेल्ट वाज फॉरेस्ट, ये पूरा चीज मिट्टी के नीचे गया है, और कहीं आपको अच्छी क्वालिटी कोल है, कहीं खराब क्वालिटी कोल है। हैव यू अंडरस्टूड? सो आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्टडी इज व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स। हमने देख लिया व्हाट आर द टू फॉसिल फ्यूल्स वी आर गोइंग टू स्टडी। वी आर गोइंग टू स्टडी कोल एंड पेट्रोलियम। कोल आर फॉर्म्ड बाय फॉरेस्ट, fossils of forest that got buried away, and that same कहानी। whereas petroleum is formed by the fossils of animals and marine plant। याद रखिए सारे प्लांट नहीं, मैराइन प्लांट खाली, और शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है तो ये नॉन वेजिटेरियन है। कौन? पेट्रोलियम इज नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। हाँ जो आप हो सब है। वेजिटेरियन बच्चे भी नॉन वेजिटेरियन है। कुछ वेजिटेरियन बच्चे हैं जो सर का दिमाग खाते हैं, टीचर का दिमाग खाते हैं, जैसे बकुल। बकुल वेजिटेरियन है लेकिन वो मेरा दिमाग खाता है, तो नॉन वेजिटेरियन ही हुआ ना वो। समझ में आया? क्लियर? आगे बढ़े। थोड़ा थ्योरी है तो ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। आइए अब हम बात करते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स की कहानी हुई यहां पे खत्म, और अब हम चलेंगे कोयले की तलाश में। कोयला, वाह सर, कोयला तो एक हिंदी मूवी है जिसमें शाहरुख खान हीरो है। अरे तुमको हम कोयला शाहरुख खान पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आ जाओ। तो बात आती है अभी कोल। कोल को हम ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। कोल इतना अच्छा चीज है कि इसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक डायमंड। ये सब जान के रखो, किताब नहीं बोलेगा बेकार के खाली। वो क्या तुम लोग हैरी पॉटर का मतलब क्या होता है? काली दीवार और उड़ती कौवे और लेंसकार्ट का चश्मा पहना हुआ एक लड़का, यही तो हैरी पॉटर है ना। और क्या है हैरी पॉटर में? कभी कोई कलर देखा है क्या? और उसका क्या घर का नाम क्या? हॉगवर्ड क्या एक घर है ना उसका? हाँ हॉगवर्ड। और कुछ हाउस है ना, स्किंटिलेटिंग या स्लिदरिन या कुछ ऐसे। हाँ अभी मेरी वाइफ ने मुझे एक गिफ्ट दिया है, तो मैंने बोला ये टोपी क्या गिफ्ट दिए हो? तो मेरी बेटी कहती है टोपी नहीं है वो हाउस सिलेक्शन हैट है, सॉर्टिंग हैट। तो वो ऐसे ऐसे करने से उसमें पेंटागन जैसे 5 क्लब के नाम लिखे हुए। और मेरी बेटी के पास एक वाटर बॉटल है। मैंने कहा ये क्या स्किंटिलेटिंग? बोलता स्किंटिलेटिंग नहीं, ये स्लिदरिन है, ये कोई हाउस है। पर हैरी पॉटर इस हाउस का नहीं है, वो किसी, मुझे इतना ही पता है जो वो लोग बताते हैं। मैंने बोला मैं तो इसको टोपी जैसा। फिर वो इतनी गुस्सा हो गए। शी सेड यू टेक इट टू योर क्लास एंड योर स्टूडेंट्स विल एजुकेट यू। व्हाट इज दैट हैट? सॉर्टिंग हैट। हाँ अभी याद आया, सॉर्टिंग हैट ले आऊंगा वो मैं अगले क्लास में। ऐसा एक है, ऐसा रखा हुआ उसमें सारे। और पिछले एक बैच को पढ़ाया था, उन लोगों ने खाली कैप्टन अमेरिका कहते थे। मैंने कहा कैप्टन अमेरिका कौन? वो दफली वाला, दफली से गाना बजाते हैं ना ऐसे, दफली। हैव यू सीन दैट इंस्ट्रूमेंट? तो मैं उसको दफली वाला बुलाता हूँ। क्यों? देखो कैप्टन अमेरिका में एक मूवी दिखाऊंगा मैं, शायद, मुझे कोई कैरेक्टर नहीं पता, उसमें वो लास्ट में मारपीट करता है हमेशा हाथ से ही। अगर आपको हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना है तो इतना गन और गाड़ी वाड़ी क्यों तोड़ते हो? कोलैटरल डैमेज। कैप्टन अमेरिका का नाम है दफली वाला। फिर वो बच्चे मुझे इतना इरिटेट किए, मेरे बर्थडे में मेरे को एक कैप्टन अमेरिका दिया, जिसको देखने से ही मेरा दिमाग गर्म होता है। मैं तो थिएटर में जाके सिर्फ देखता हूँ, मार्वल कॉमिक्स लिखता है ना, ठक 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 मार्वल,
वो देख लिया, फिर मैं सो जाता हूँ। जब पिक्चर खत्म होता है मतलब मुझे जगा दिया करो, मैं इनके साथ फिर वापस आ जाता हूँ। हाँ, बीच में मुझे मेरा मोमोज वोमोज चाहिए। सिनेमा हॉल में एसी अच्छा होना चाहिए, और मार्वल कॉमिक्स जब शुरू होता है ना, ठक 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 वो मार्वल लिखता है ना 4 कार्ड ऐसे, ये क्या काली विधवा, ब्लैक विडो, डेडपूल, क्या क्या क्या, आयरन मैन, क्या मैन, बट सब बेकार की चीजें, ठीक है, कैप्टन अमेरिका। तो ब्लैक डायमंड कहते हैं। तो कोल कहां से फॉर्म होता है? कोल इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल and it is formed from large forests, और लार्ज फॉरेस्ट क्या हो गया? बरी हो गया, और फिर मिलियंस ऑफ इयर्स, और फिर इस मिलियंस ऑफ इयर्स में एयर क्रॉस कर दो, सनलाइट क्रॉस कर दो, और इसे क्या दो? काल कोठरी में डाल दो, और काल कोठरी में टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो, एंड बैक्टीरिया बढ़ा दो। बस ये तीनों दे दो तो आपका कोयला बन गया। कोल में बच्चा हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में, कोल के 3 और प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला हो गया कोल गैस, दूसरा हो गया कोल टार, और तीसरा हो गया कोक। अब ये कोक को मत समझना 30 रुपए का कैन है, जाके रत्नदीप में खरीदेंगे और पी जाएंगे, ये कोक दूसरा है। ये जो कोक लिखा ना बेटा, COK, इसको कोक मतलब लाल वाला कोक जीरो, डाइट कोक, ये मत समझना, ये कोयले का कोक है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कोल को हमने पढ़ लिया, कोल के बारे में, तो कोल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और इसको, ठीक है। आइए ये सब बंद करते हैं, और थोड़ा और कहानी ये तीनों के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा कोल के बारे में और जान लेते हैं। बेटा ये कोल वोल जो होता है ना, इसको अगर हम एलिमेंट की नजर से देखें ना, एलिमेंट जैसे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं, तो इसका मेजर एलिमेंट होता है कार्बन। अब ऐसा एक चीज बताऊंगा ना, मजा आ जाएगा। कार्बन इज एन एलिमेंट। क्या आपने कार्बन देखा है? बिल्कुल, कार्बन वाला पेपर तो देखा होगा आपने, और फिर आपने कभी बारबेक्यू किया होगा, या नीचे जो प्रेस करता है हमारा प्रेस वाला, वो जो कोयला जलाता है, वो सब कार्बन है, ठीक है। कार्बन के बेटा 2 फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स मतलब जैसे हिंदू माइथोलॉजी में गॉड के फॉर्म है ना, कोई देवी है, कोई देवता है। कार्बन के 2 फॉर्म्स होते हैं, जान के रखो, ग्रेड 8 लेवल में जानना चाहिए, आजकल किताबें नहीं करते हैं। एक को हम कहते हैं एमोर्फस, और एक को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन। एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन। कार्बन 2 प्रकार में हमें मिलती है। अगर आप मिट्टी खोद के कार्बन निकालोगे, कार्बन के 2 रूप होते हैं, एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन। इनके थोड़े से मीनिंग समझ लो। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि इसमें ना, इसके स्ट्रक्चर में एक डेफिनिट पैटर्न होता है, डेफिनिट पैटर्न इन स्ट्रक्चर। क्या चीज बोल रहे बेटू? डेफिनेट पैटर्न बता रहे हैं। आपने लेगो टॉयज देखा होगा किसी के पास, तो लेगो टॉयज में जैसे ब्लॉक्स होते हैं ना, मान लो एक छोटा सा ब्लॉक है, उस ब्लॉक से मैं अगर बड़ा सा दीवार भी बना दूं तो उसका पैटर्न का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, वो छोटे छोटे ब्लॉक से ही बना हुआ है, डेफिनेट पैटर्न। अब ये डेफिनेट पैटर्न कैसा हो सकता है? मान लो कि आपके पास हेक्सागन पैटर्न्स हैं, इसको हम हेक्सागन कहते हैं, ठीक है। तो सारे पैटर्न्स आपको ऐसे मिलेंगे, हेक्सागन हेक्सागन हेक्सागन, ऐसे ये हेक्सागन पैटर्न मिलता है। समझ में आया? एक पैटर्न हो गया। क्रिस्टलाइन फॉर्म के 2 बड़े बेहतरीन एग्जाम्पल है। एक का फॉर्म को हम कहते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है सर? पेंसिल के लिड में जो है वही ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट का ऐसा फॉर्म होता है, इवन आप जो मोबाइल के स्क्रीन में ऐसे पकड़ के इंस्टाग्राम टिक 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 करते रहते हैं ना, दैट थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी, ग्राफीन। वो भी ग्रेफाइट से आया है। ग्राफीन वो ह्यूमन उंगली को सेंस कर पाता है, इसको पहन के करो नहीं करेगा, ये ग्रेफाइट, वो ग्राफीन होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट इज वन फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज क्रिस्टलाइन। एक ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर और दूसरे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बिल्कुल हूबहू सेम होगा। समझ में आया? ठीक है। और दूसरा वाला जो होता है, आपकी नींद उड़ जाएगी, वो है सबसे महंगा वाला चीज जिसको हम कहते हैं डायमंड। डायमंड भी कार्बन का ही फॉर्म है। अच्छा, और मजेदार चीज देखो, अगर आप नीचे प्रेस वाले से जाके एक टुकड़ा कोयला ले आओ और उसको जला दो, आप कार्बन लाए हो उससे,
कार्बन को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। डायमंड को भी अगर आप 3000 डिग्री में बर्न कर दोगे ना, सेम कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाएगा। अय्या, वो तो एक पैसे का चीज कार्बन डाइऑक्साइड, ये करोड़ों का चीज। ये भी समझ में आ रहा है? कार्बन कहते हैं आपको लगता है कैसा हल्का फुल्का सा चीज होगा ना, जैसे पेंसिल का लिड ऐसे करो तो टूट जाता है। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन। नहीं सर, वो तो ना बैकग्राउंड। डायमंड से हार्डेस्ट सब्सटेंस और कुछ नहीं है दुनिया में। अगर डायमंड से हम पेंडेंट बना सकते हैं। हाँ जी, तो डायमंड से वो ग्लास करते हैं ना। हाँ, ग्लास क्या, ग्लास का डैडी रॉक वॉक काट के चला जाएगा। डायमंड का जैसे आप पेंडेंट बनाते हो, उसी पेंडेंट को उठा के अगर तुम्हारे सर पे मारो ना, 2 टुकड़ा फ्रैक्चर हो जाएगा तुम्हारा। डायमंड इज हार्डेस्ट। डायमंड के जैसा दूसरा हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है पता है? आइस। दैट्स व्हाई मेनी पेरेंट्स आर सो लाउजी एंड आर सो, मतलब मैं कहता हूं नॉन केयरिंग थे। पहले हमारे बी टावर में एक बच्चा था, वो ऊपर आइस ले लेके ना बैल्कनी से ऐसे टक करके गिरा देता था। अगर वो आइस किसी के सर पे गिरा ना, इमीडिएट फ्रैक्चर। आइस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस आफ्टर डायमंड। इसलिए अगर आप बर्फ पे गिरोगे, प्रॉपर बर्फ पे, आपका फ्रैक्चर होगा ही होगा 100%। आइस इज वेरी डेंजरस, वेरी हार्ड। ठीक है, वो आइस ऊपर से गिर रहा होगा तो नहीं आता है। एक क्यूब आइस तो आ जा, आज मेरा 13th फ्लोर है ना, नीचे खड़ा हो, 3 आइस क्यूब फेंकता हूं। पहले लिख के लाना मम्मी पापा से कि मेरे इंजरी पे जयदीप सर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। ये यहाँ पे ना कचौड़ी बन जाएगा साथ साथ। ठीक है। अच्छा, एमॉर्फस में क्या होता है? नो डेफिनिट पैटर्न। इसमें कोई पैटर्न नहीं रहता है। मतलब ये कैसा है, तुम्हारी तरह है। आज मन किया पढ़ाई किया, कल मन किया खेल लिया, खिचड़ा पिचड़ा। फिर टेस्ट के पहले दिन जयदीप सर को फोन करते रहो और मैसेज भेजते रहो, सर व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। नो डेफिनिट पैटर्न। इनमें आता है हमारा कोल, चारकोल, कोक, फलाना। अच्छा, चारकोल जानते हो? चारकोल किसे कहते हैं? हाँ समझ। चारकोल का हिंदी होता है काठ कोयला। चारकोल और कोल में कोल, अच्छा, चारकोल इज फॉर्म्ड बाय मिलियंस ऑफ ईयर्स। चारकोल कैसे बनाते हैं पता है? सूखे लकड़ी ले लो एंड पुट इट इन फायर, बहुत बड़ा फायर क्रिएट कर दो और लकड़ी 1-2 मिनट जलने के बाद इमीडिएटली पोर वाटर ऑन दैट, तो पूरा चीज भस्म हो जाएगा एंड यू विल गेट ब्लैक कलर। नाउ लॉग्स, उनको धूप में सुखा लो, दैट इज चारकोल। नाउ सिंस आई एम अ फूडी और मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, तो जब आप कबाब्स वगैरह बनाते हो, आपको एक्चुअली कोल नहीं चाहिए। कोल विल गिव यू लॉट ऑफ हीट, उसमें आपका मीट वीट पनीर वनीर जो है ना स्टिफ हो जाएगा। आपको बेसिकली चारकोल चाहिए। चारकोल में कबाब्स अच्छे होते हैं बिकॉज यू वांट द हीट टू बी देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम। कोल के साथ अगर आप बनाओगे ना, तो आपका कोल गिव्स यू लॉट ऑफ हीट। कोल इतना हीट देता है कि हाथ जल जाता है। तो कहते हैं सर यूरेनियम कैसा है, रेडियो एक्टिव? 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम प्रोड्यूसेस दैट हीट which 10,000 kilos of gold produces। तो सोचो यूरेनियम कैसा है। और हिरोशिमा के ऊपर वही यूरेनियम गिरा दिया था, एटम बॉम्ब, हिरोशिमा, जापान। तो सोचो उस शहर का क्या हो गया होगा। इमीडिएटली लाइक फुटबॉल फील्ड जैसे मेल्ट हो गया। 600 किलोमीटर और 60 किलोमीटर रेडियस। यहां से आर्टिलरी सेंटर जो टीपू द्वार है ना, जाते वक्त देखते हो लैंगर हाउस, दैट इज ओनली 6 किलोमीटर। 60 किलोमीटर्स मींस इवन हैना का घर क्रॉस कर गए हम। वी आर आउटसाइड हैदराबाद। 60 किलोमीटर रेडियस का एरिया इमीडिएट मेल्ट हो गया, चीथड़े उड़ गए तुम्हारे। एटम बॉम्ब इज दैट। हाँ, और तो अब तक भी इफेक्ट है। तो ये समझ में आया, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। तो ये आपके बुक में नहीं है। हम जो चीजों को पढ़ेंगे आज, वो बेसिकली एमॉर्फस फॉर्म। सर इसको कब पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे ग्रेड 8 में, थोड़ा सा पढ़ेंगे और बाकी 10 में पढ़ेंगे। 9th में नहीं है। 8 में जो पढ़ते हो वो 10 में पढ़ोगे, और अगर सीबीएसई ऐसा ही रहा वही 12 में पढ़ते हो। 9 और 11 एक जैसा है। 6th वीक्स तो बच्चा था, 8th में लास्ट था। समझ में आया? तो अगले क्लास में हम कोल को आगे पढ़ेंगे। तो कोल के बारे में हमने सब जान लिया। कोल एक फॉसिल फ्यूल है जो लार्ज फॉरेस्ट के डूबने से बना है, और कोल इज एन एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। अगर किसी ने आपको पूछा कोल इज व्हाट एलिमेंट, कोल इज कार्बन। एंड ऑफ द डे कार्बन। और अगले क्लास में हम कोल के 3 बेटों के बारे में पढ़ेंगे, कोल गैस, कोल टार और कोक।
उसके बाद कोल को बाय बाय करेंगे, फिर पेट्रोलियम बाय बाय, और फिर शुरू होगा एक और टेस्ट का कहर। 14 जून। नहीं, धीरे धीरे, टाइम है। बड़ा मस्ती हो रहा है तुम्हें। 14 जून अभी क्लास 9। ओके, सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। क्लास 9